जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हिंदी का वो सारा पोर्शन दिया हुआ है जो कि पेपर 2 जो होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का, या फिर यूं कहें कि जो टीजीटी पीजीटी का जो हिंदी का पेपर होता है, या फिर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का जो हिंदी का पेपर होता है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल के प्लेलिस्ट में है 10 ईयर्स यूजीसी नेट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से, और हमारी एक डिटेल्ड वाली क्लास भी चलती है यूजीसी नेट की, और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनकी, तो वो भी आप देख सकते हैं। उन प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत और विष, अपने अपने अजनबी, झूठा सच, या फिर स्कंदगुप्त। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया है? तो वो है ऑप्शन सी, झूठा सच। ये देश विभाजन के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा एक तरह का गीत है, वो किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, या फिर बसंत ऋतु। आल्हा जो है वो याद होगा, हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में पढ़ा था। आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्तियां होरी, मतलब नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये जो काव्य पंक्ति है किस कवि की है? पद्माकर, मतीराम, घनानंद, या फिर देव। प्रस्तुत पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो ये जो है ना, वो ऑप्शन ए पद्माकर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? अब जब हमने पहली क्लास ही पढ़ी थी ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर, उसमें ये चीज़ें हमने देखी थी। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दा तासी, या फिर रामचंद्र शुक्ल। इनमें से किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? शिव सिंह सेंगर का यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर। इनका जो इतिहास था वो सर्वमान्य था, मतलब इससे पहले जो कि गारसा दतासी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था वो या तो वर्णक्रम के अनुसार था या तो कवियों के अनुसार था, मतलब उसमें कोई क्रम नहीं था। और उनका जो वर्गीकरण था हिंदी साहित्य के इतिहास का वो भी सही नहीं था। तो या तो रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य माना जाता है, और सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो शिव सिंह सेंगर का माना जाता है। फिर है अगला प्रश्न कि ब्रज भाषा कहाँ से बोली जाती है? यहाँ पे उसका क्षेत्र बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन में, या फिर वाराणसी में। सही उत्तर है मथुरा वृंदावन, ऑप्शन सी, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है मथुरा। फिर अगला प्रश्न है कि सरापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, या फिर जैन साहित्य। तो वो है सिद्ध साहित्य। 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे सरापा। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद, या फिर रीतिबद्ध। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी जी जो है ना वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? क्षेत्र बताना है, झांसी, कानपुर, मेरठ, या फिर अलीगढ़। तो खड़ी बोली वो मेरठ में बोली जाती है, और मेरठ भी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है।
फिर अगला प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? ऑप्शंस दिया हुआ है। किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल, रैदास, संत पीपा या फिर संत पलटूदास। इनमें से निम्नलिखित में से किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की, संत रैदास या फिर रविदास भी कहते हैं, इनकी पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शंस दिया हुआ है। इनमें से कौन सा है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का नहीं है? अच्छे आदमी, ऑप्शन सी, ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। इसके अलावा आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, गरीबी हटाओ, ये फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह है। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर विभूति भूषण बंदोपाध्याय? तो ये है शरद चंद्र की जीवनी। ठीक है, ऑप्शन ए, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है और इसके रचयिता है विष्णु प्रभाकर। ठीक है। फिर प्रश्न है कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर जनसंघ? तो ये जो दौलत राम है, दौलत राम आजाद, ये कम्युनिस्ट पार्टी का था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी? तो उसमें है आपका बंटी, ऑप्शन सी। इसमें क्या है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता का चित्रण किया गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये तो नुक्कड़ नाटक के लिए सही है। कला के लिए कला, ये नहीं है। जीवन के लिए कला, ये भी सही है। ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी होगा, जो कि नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। कला के लिए कला। अगला प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ऑप्शंस दिया हुआ है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या फिर पैर तले जमीन? ठीक है, तो ये है लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी की पंक्ति है। और इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं मोहन राकेश हैं, उनका नाटक है लहरों के राजहंस। फिर अगला प्रश्न है, तपेदिक मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई? तो वो है बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती की ये कहानी है, बादलों के घेरे, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सी है जो कि नहीं है? तो कल्चर एंड अनार्की, ये तो है। लिटरेचर एंड ड्रामा, ये भी है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये भी है। द कॉकटेल पार्टी, ये नहीं है। ठीक है, द कॉकटेल पार्टी मैथ्यू आर्नाल्ड की रचना नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु, ये ठेस कहानी के लेखक हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु, हरिश्चंद्र?
प्रेम वाटिका जो है ना वो रस खान की रचना है, कृति है। उनकी दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, किनकी? रस खान की। कौन कौन सी है? प्रेम वाटिका और दान लीला। दान लीला ये क्या है? रस खान की प्रसिद्ध दो कृतियां हैं। फिर प्रश्न है, अशर्षण वाले प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, तर्क दिया हुआ है। सॉरी, ऊपर अशर्षण देख लेते हैं पहले। स्थापना असर्षण ए, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। इसके लिए रीजन तर्क दिया हुआ है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अवरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। यहाँ पे कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये दिया हुआ है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, तो ये तो गलत है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच जाता है, ये तो सही है। तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है, अवतरण एक दिया हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो आप चाहें तो इसे थोड़ी देर पुश करके देख सकते हैं। यहाँ पे अतीत की स्मृति में ये होते जो है ना वो किसी न किसी कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर जितनी भी रचनाएं होती हैं, कृतियाँ होती हैं, उनमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट उठा लिया जाता है और फिर वहीं से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, तो डिटेल्ड में पढ़ने का इसीलिए फ़ायदा होता है ताकि ये चीज़ें हमसे मिस ना हो सकें। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो ये है कि अतीत की स्मृति में मनुष्य के स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है। अपठित गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर सही लगेगा, इसके अलावा ये उत्तर सही नहीं लगेंगे। फिर है कि वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है। इसका भाव क्या है? वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, नहीं, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, अतीत भविष्य को नहीं देखते, इसलिए कहा गया है कि वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है। फिर प्रश्न है, अशांति किसका परिणाम है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। अशांति निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अशांति अतीत की विस्मृति का परिणाम है। अतीत की विस्मृति, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि का ऑप्शंस दिया हुआ है। क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। अंतिम प्रश्न है कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है, अतीत की स्मृति, अतीत का दुख, अतीत का सुख, अतीत का मोह। तो सही उत्तर है अतीत की स्मृति, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये हमारा जून 2020 का जो प्रश्न था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व हो गया है। अब हम इसके बाद दूसरा प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, उसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और परीक्षाओं के पहले पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आपको परीक्षाओं से कोई भी प्रश्न मिस होने नहीं देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज़ में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।